तुम्हारी स्कैन पीडीएफ ले लिया मैंने। सो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर की हम कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज की। इसके पहले भी हमने चैप्टर्स देखे थे, बट वहां पर हमने थर्मल प्रॉपर्टीज की बात नहीं की थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी कि भाई उसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितना टेंशन है, कितना यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब प्रॉपर्टीज है, लेकिन किसकी से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। बट यहाँ पर हम कौन सी बात करने वाले हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले तो बात आता है थर्मल। थर्मल वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट। क्या होता है? हीट। और हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। एनर्जी का एक फॉर्म है, हीट भी और वर्क भी, दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यस। तो जो पर्टिकुलरली स्कूल पर्सपेक्टिव से है वही हम देख रहे हैं। ओके, तुम्हारी स्कूल के पर्सपेक्टिव से जो भी है वही हम देख रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल की बात की गई है। तो अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करें चैप्टर, तो उसमें सबसे पहले ही आता है क्या? हीट एंड द टेम्परेचर। हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ यूनिट और से मेजरमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ हॉटनेस। कितना हॉट है कोई चीज, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है या कम गर्म है उससे, तो कैसे बताएंगे ये ज्यादा ठंडी है, ये उससे थोड़ी कम ठंडी है? बताएंगे कैसे? जैसे कि हमारे पास ये पेन है, ओके, ये पेन की लेंथ है और मेरी खुद की लेंथ है, तो अब कौन बड़ा है? तो हम बोल देंगे सर आप बड़े हो और पेन छोटी है। अच्छा, लेकिन मैं कितना बड़ा हूँ? सर वो तो मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करोगे तो उसका यूनिट क्या आएगा? तो तुम बोलोगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ओके। तो उसको भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में मेजर करेंगे, मुझे भी मेजर करेंगे। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी वो लेंथ ज्यादा है। तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जैसे लेंथ एक प्रॉपर्टी है वैसे ही टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। जैसे लेंथ शो करती है मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, ओके, उसका मेजरमेंट शो करती है, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो भी प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। कितना हॉट है वो दिखाता है। अच्छा, अब जैसे लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट अभी मैं बोला, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत कुछ होता है, तो वैसे ही टेम्परेचर के भी यूनिट्स हैं। टेम्परेचर के डे टू डे लाइफ में जो हम यूनिट यूज करते हैं इन इंडिया इज सेल्सियस। डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, पढ़ाई के रिलेटेड, एकेडमिक्स में, रिसर्च में जो हम यूनिट ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर, दैट इज केल्विन। ओके, सब कोई नाम ही है। सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, और एक है जो नहीं गिवन है, रैनकाइन। रैनकाइन भी साइंटिस्ट का नाम ही है। इन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली यूनिट रखे हुए हैं और वो यूनिट को अपना ही नाम दे दिया है। डन। ओके, मैं जो बता रहा हूं वो ये तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर हम बुक में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जाए तो, बट दैट टाइम इज नॉट देयर। ओके, सो टेम्परेचर के यूनिट, ओके, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट उसके यूनिट है। अब हम बात करें तो ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ओके, कि 1 केल्विन इज इक्वल टू, जो सेल्सियस में है वो, उसमें तुम 273.15 ऐड कर दोगे तो वो सेल्सियस का कन्वर्जन कितने में हो जाएगा? केल्विन। 9th में आया था, याद हो तो, फर्स्ट चैप्टर में ही। अब
अगर तुम्हें सेल्सियस में केल्विन में ही गिवन है, ये तो सेल्सियस में गिवन था, उसमें ऐड करोगे तो केल्विन मिल जाएगा। अगर केल्विन में गिवन है तो कुछ भी नहीं, सेल्सियस में लाने के लिए जो केल्विन में गिवन है उसमें से 273.15 माइनस करने हैं। अगेन 15 भी हम निग्लेक्ट कर दे तो 273 माइनस करना है। डन। ये हो गया केल्विन एंड सेल्सियस। फिर एक है फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ़ारेनहाइट का भी ये तुम्हें याद ही रख लेना है कि फ़ारेनहाइट अगर तुम्हें सेल्सियस में कुछ गिवन है यूनिट, ओके, सेल्सियस में तुम्हें कोई वैल्यू गिवन है कि सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसका इक्वेशन है 1.8 इंटू सी प्लस 32। ओके, ये जो 9/5 है उसका आंसर क्या आता है 1.8। ओके, तो उससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारा यहाँ वैल्यू कट हो रहा है वैसा है फ्रैक्शन में तो तुम 9/5 भी लिख सकते हो। ये वैल्यू अगेन कहाँ से आई, क्या, जब स्कूल में मुझे पहली बार 11th में मैं पढ़ा था तो 8, 9, 10 में था, और फिर 11th में बोला कि आप क्लास ले लो, तो भाई मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो 11th का भी ले लूँगा। तब मैंने पहला यही क्लास लिया था। ओके, जब स्कूल में था, जब मतलब साइंस के स्टूडेंट्स का, बट वो क्लास मैंने लिया था 2 आवर्स का और सिर्फ एक ही थियरी समझाई थी। ओके, बट उतना डिटेल्ड में समझना हो तो फिर वैसा टाइम चाहिए। ओके, सो हम तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ जितना भी सब कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हम जैसे स्कूल में तुम्हें, क्योंकि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जल्दबाजी भी की है। ओके, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना डीप हम जाते थे उतना, और जो पर्सपेक्टिव से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जाते थे, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो जाते थे वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि ये तो पता ही है, राइट? ओके, सो से जनरली ये सब साइंटिस्ट ने यूनिट्स निकाले तो कहाँ से, सबसे पहले तो एक फ्रीजिंग पॉइंट डिसाइड हुआ था वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। एक डिसाइड हुआ था बॉइलिंग पॉइंट, यस, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100। वैसे ही फ़ारेनहाइट में भी हुआ था। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट में कितना 32, एंड 100 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट में कितना 212। डिफरेंस कितना है 180। हाँ, मतलब वो थियरी में आए, वो कैसे डिराइव हुआ ये सब, ये तो हम ले आए, डायरेक्टली लिख लिया, उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जरूरी है वो बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर हमने ऐसे लिखा, ओके, अब यहाँ पर हम से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं और यहाँ पर हम जा रहे हैं ऐसे सेल्सियस में। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 फ़ारेनहाइट, 0 पे 0 नहीं है, 0 पे कितना है 32, तो सपोज ये 32 है मेरा, तो 0 यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर कितना है डायरेक्टली 32। फिर जैसे जैसे तुम यहाँ बढ़ाओगे वहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बढ़ेगा, मतलब कि 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस तो ये 33 फ़ारेनहाइट, गलत, सेम सेंस में बढ़ेगा नहीं। हाँ, केल्विन में बढ़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अब बढ़ाता हूँ मैं 1 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा 274.15। यहाँ पे प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, उसका रिलेशन वैसा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कितने हैं डिवीजन, 100 माइनस 0 तो 0, 100 माइनस 0 तो 100, और डिवीजन भी बीच में कितने हैं 100। यहाँ पे 212 माइनस 32 तो 180, तो तुम्हारा डिवीजन 100 का
नहीं है। ओके, सो ये गलत हो जाएगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे नहीं। ओके, तो ये 0 है तो 32, फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता। डन। सपोज ये 100 पे पहुंच गया, यहाँ है 100 मान, यहाँ पे 100 है, तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू कितनी है 212। देन कभी ये भूल गए तुम फॉर्मूला तो ऐसे डिराइव कर देना। कैसे, ये यहाँ है। नाउ सपोज मुझे ये पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए, ये पॉइंट है, वो पॉइंट का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना और वो पॉइंट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना, वो मुझे चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है T, जिसके कोऑर्डिनेट्स है इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से ऐसे नीचे आऊँगा, ऐसे ये जो होगा वही ये होगा, दोनों सेम ही होगा ना। ये वैल्यू मुझे मिलेगी सेल्सियस की और ये वैल्यू मुझे मिलेगी फ़ारेनहाइट की। डन। अब से कुछ नाम दे दो तुम्हें समझ में आए इसलिए, A B C D एंड E। इफ यू सी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और दिखने में लग रहा है दोनों सिमिलर ही है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन से, A B C D E C, वो दोनों क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर है तो उनके, सिमिलर बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर है तो उनके साइड का प्रोपोर्शन, नॉट साइड सेम होगी, साइड का प्रोपोर्शन का रेशियो सेम होगा, ये तो पता ही हमें। तो यहां मैं अगर लिखूं, ओके, सबसे पहला छोटा ट्रायंगल लेते हैं, तो छोटे ट्रायंगल में ये पॉइंट कितना है, सपोज ये परपेंडिकुलर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर में ये हाइट कितनी है, ये कितना टेम्परेचर है भाई नहीं पता, ये तो कितना है TF, तो TF माइनस 32 आ गया, ये डिवाइडेड बाय इसका ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, ये तो 212 है, TF ही है लेकिन कितना है उसका वैल्यू पता है 212, इसका वैल्यू पता नहीं, 212 माइनस ये वैल्यू तो 32। डन। इज इक्वल्स टू, अब साइड दूसरी साइड, तो दूसरी साइड यहाँ क्या है, इतना है CE, तो CE कितना है, ये पॉइंट ये तो नहीं पता, TC माइनस 0 अपॉन ये पूरा बेस, ये कितना है 100 और ये कितना है 0, तो 100 माइनस 0 100। डन। ओके, तो अगर तुम ये इक्वेशन भूल भी जाओ, ये वैल्यू भूल भी जाओ, तो यहां से तुम निकाल सकते हो। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, फिर से एक बार मैं बता दूंगा कैसे ड्रॉ किया हमने, बट ये लिखना आ गया। अब ये जो रेशियो है वही से तुम्हारा ये इक्वेशन आया है। कैसे, ये देखो TF माइनस 32, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया TC माइनस 0 मतलब TC। ओके, ये नीचे है 100, ये 180 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा TF माइनस 32 इज इक्वल टू 180 बाई 100 1.8 TC एंड TF इज इक्वल टू 1.8 TC प्लस 32 आ गया वो 1.8 TC प्लस 32, दैट इज TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। समझ में आया? तो कभी भूल भी जाओ, अभी तो नहीं भूलोगे, सपोज 2 महीने बाद भूल जाओगे कि 9/5 इंटू C था या 9/5 इंटू F था। ओके, कंफ्यूजन होगा, जब होगा तो वैसे डिराइव कर लेना कि अच्छा चलो बेसिक से जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट 0, नीचे 0 आ गया, आगे बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस का खत्म, फ़ारेनहाइट पे जाएंगे तो भाई वो तो 0 पे 0 नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर आएगा, 32 एंड 212 बीच में 180 का डिफरेंस है। ओके, तो वहां से लाइन शुरू करेंगे, बस अब बीच में कोई भी पॉइंट पे चाहिए तो वो 2 ट्राइंगल सिमिलर कर दो। डन। ओके, तो ये हमारा पूरा जो इम्पोर्टेंट था वही यूनिट मेजरमेंट था, तो ये याद रह जाएगा। अब यूनिट कन्वर्जन तो कर लोगे। ओके, नेक्स्ट अब ये उसके बेस का एग्जांपल तुम्हें ऐसा पूछ सकते हैं 100 का
हाँ स्कैन ही वही स्कैन कर लिया। मैं सोच रहा था कि ये जो लिखा हुआ है उसकी मैं नोट्स बनाऊं या वो टॉपिक हम बुक में से देखें, फिर सोचा कि जो तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है वही पढ़ लेते हैं। ओके, अदरवाइज बुक में भी ये इतना ही टॉपिक आज हम डिस्कस करें ना, तो ये और आइडियल गैस इक्वेशन 2 ही टॉपिक होंगे अगर बुक से जाएंगे तो। एनसीईआरटी में से जाएंगे तो ये जो अभी हमने पढ़ा वो कि भाई इंट्रोडक्शन, हीट, टेम्परेचर, देन ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देन आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें चार्ल्स बॉयल सब कुछ अंदर आ गया, बस उतना ही होगा पूरे क्लास में अगर हम वैसे गए तो। बट अगर स्कूल में, हाँ वही कि स्कूल में ऐसे किए हैं तो हम भी वैसे ही जाते हैं। हाँ, जो एडिशनल मुझे लग रहा है कि ये तुम्हें पता होना चाहिए वो मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ओके, सो दैट बाकी जैसे कि हम 12th कर रहे हैं और 12th में इसका कुछ यूज आया तो भले ही स्कूल में ना हो, लेकिन वी कैन रेफर कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था। ओके, दैट्स वाई, क्योंकि अगर तुम्हारे स्कूल की एग्जाम के बाद भी अगर हम सब कुछ करने गए तो वैसा टाइम मिलेगा नहीं। सो आई थॉट कि तुम्हारी स्कूल की एग्जाम के बाद भी हम जितना जल्दी हो सके उतना 12th स्टार्ट करना हो तो कर सकते हैं स्कूल में से। हाँ, तो मतलब हम जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर जहां जहां देखो, अभी मैं तुम्हें 11th में पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाया है वो भी तुम 12th में जाके सपोज भूल गए तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, या तो दिलाना ही हाँ। तो पढ़ाना पड़ेगा। ओके, और अगर तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई टॉपिक नहीं है, वो तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है जल्दी स्टार्ट करते हैं कि फिर हम सोचे कि 10 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन बीच में ऐसा सब चीज आ गया तो 10 की जगह 15-20 दिन में कंप्लीट होगा, तो वो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास पहले से है, जिसे वो हम बोलते हैं ना क्या, बफरिंग टाइम। ओके, तो वो पहले से हमारे पास है, तो हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे जितना जल्द हो सके। तो ये एग्जाम्पल है, ये तो तुम्हें आता ही है, वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 9th वाले क्वेश्चन है। अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन अब सबसे पहले बात करें तो उससे पहले जो बुक में गिवन, थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ, मतलब जरूरी है इसलिए कि अब तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली, फिर हमने यूनिट की भी बात कर ली कि भाई ये यूनिट है डिफरेंट। ओके, अब हम थर्मोमीटर की बात करते हैं जिससे कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ऐसे इतने थर्मोमीटर आते हैं, ऐसे लगा दिया, पता है, ऐसे मुंह में डाल दिया, रीडिंग देख लिया। अब तो लाइट वाले आते, लेजर लाइट, ऐसे गोली मार दी, ऐसे बंदूक के जैसे ऐसे गिर रहा है, 2-5 सेकंड रखो, डिजिटल पे आ जाएगा, डिजिटल मीटर, थर्मोमीटर। यस, ओके। इंडस्ट्री में वैसे गन थर्मोमीटर यूज होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सपोज ऐसे टरबाइन है, उसके अंदर स्टीम टरबाइन है, अब स्टीम का टेम्परेचर 500-700, वहां ऐसे लेके गए तुम तो ये मेल्ट हो जाएगा तो वो ऐसे डायरेक्टली वहां उस पर मारना है, ऐसे वो कंटिन्यूअसली 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी उसका टाइम हो रखो, तुम्हें मिल जाएगा कि इतना टेम्परेचर है वहां पर। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। ओके, सो थर्मोमीटर की बात है। सो ऐसे थर्मोमीटर अभी तो सब कुछ मैंने जैसे बताया, लेटेस्ट गन थर्मोमीटर भी है। पहले तो पता ही है, इतने बड़े, ये जितना स्टैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना समझ लो, इतने बड़े बड़े थर्मोमीटर आते थे, 1 स्केल जितने, 30 सेंटीमीटर जितने। मेरे पास भी है, कोई प्लांट्स में तुम्हें दिखेगा, मम्मी ने डाल दिए होंगे ओके, सो वैसे क्यों, क्योंकि अब वो वर्क नहीं कर रहे, फेंक देने से मम्मी ने कुछ ना कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे डालने के लिए, लैंड को अप एंड डाउन टीलिंग करने के लिए। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि वैसे थर्मोमीटर थे। अब थर्मोमीटर की बात करें तो अब तो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। थर्मोमीटर में होता क्या है, हमें जो पता है वो क्या होता है थर्मोमीटर के अंदर, हाँ, बट अंदर होता क्या है, कैसे चेक करते हैं, मर्क्यूरी होता है। यस, सो हम बात करते हैं कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्क्यूरी भरा जाता है, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर, मतलब ग्लास है, ग्लास की बॉडी है और उसके अंदर डाला हुआ है लिक्विड। वैसे ही आता है गैस इन अ ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर जो तुमने देखा है मर्क्यूरी वाला वो। फिर एक और होता है गैस इन अ ग्लास, वही ग्लास थर्मोमीटर, लेकिन उसके अंदर क्या है, गैस है, अलग अलग गैस होती है और लिक्विड भी अलग अलग होते हैं। ओके,
जरूरी नहीं है, जैसे कोई भी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो सकती है। जैसे हमारे अंदर मर्क्यूरी है, दैट डज नॉट मीन कि वो थर्मोमीटर में सिर्फ मर्क्यूरी, लिक्विड थर्मोमीटर में सिर्फ मर्क्यूरी नहीं, तुम अल्कोहल भी डाल सकते हो अंदर, तुम अल्कोहल भी, इथेनॉल भी डाल सकते हो अंदर, ओके, बट वो सेम टेम्परेचर नहीं देगा, करेक्ट टेम्परेचर नहीं देगा। सपोज अल्कोहल वाला थर्मोमीटर है, अंदर अल्कोहल भरा हुआ है, ऐसे चेक किया, ओके, और तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर आया 47 डिग्री सेल्सियस, और फिर वापस मर्क्यूरी थर्मोमीटर डाला, फिर वापस चेक किया, बॉडी का टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेल्सियस। क्यों? वही बॉडी है, अभी चेक किया, 7 डिग्री का डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। उनमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं है, वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन। सो जब हीट मिलेगी, बॉडी की हीट मर्क्यूरी को मिलेगी, तो वो अलग तरीके से अलग वॉल्यूम में एक्सपांड होगी, और अल्कोहल होगा वो अलग एक्सपांड होगा, तो दोनों अलग अलग एक्सपांड होंगे। तो जो ज्यादा एक्सपांड होगा उसका स्केल 0 से ऐसे डब चला गया 47 पे, और जो थोड़ा कम एक्सपांड होगा तो वो 0 से ऐसे 40 तक गया, उतना दूर नहीं गया, तो हम बोलेंगे 40 डिग्री 47 डिग्री, बट वो ट्रू नहीं है। इसीलिए हम जो बेसिक एकदम स्टैंडर्ड बेंचमार्क लेते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करें, वो हम कौन सा लेते हैं? मर्क्यूरी इन अ ग्लास थर्मोमीटर। दैट डज, फिर से बोल रहा हूँ कि उसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ ये है, बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं, ये तो सिर्फ एक थर्मोमीटर है जिसको हमने एज अ स्टैंडर्ड लिया हुआ है, ओके। तो ये तो थर्मोमीटर की बात हुई। अब अगर जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम लिक्विड भरोगे, मर्क्यूरी भरा, अल्कोहल भरा, तो अलग अलग एक्सपांशन है उनके, अभी आगे हम पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांशन उनका अलग अलग रेट से होता है, तो वो एक्यूरेसी देगा नहीं। तो अब क्या करें? तो साइड पे रखो लिक्विड थर्मोमीटर को, हम यूज करेंगे गैस थर्मोमीटर। तो क्या गैस भी सेम एक्सपांशन जो थर्मल एक्सपांसिविटी हम डिस्कस करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो हम देंगे, तो क्या सारे गैस के लिए अल्फा की वैल्यू सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो फिर तो वही जो प्रॉब्लम लिक्विड में हुआ वही प्रॉब्लम गैस में भी होगा। तो लिक्विड से गैस करने का फायदा क्या? फायदा ये है, एट लो डेंसिटी डिफरेंट गैसेस का थर्मल एक्सपांसिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट कब? एट लो डेंसिटी। डेंसिटी लो कब होती है? जब टेम्परेचर हाई हो तब, ज्यादा डेंसिटी पे नहीं, लो डेंसिटी गैसेस हो, डेंसिटी क्या हो? लो हो। जैसे कि मैंने लो डेंसिटी वाला नाइट्रोजन भरा हुआ है, वैसा एक थर्मोमीटर है। मैंने लो डेंसिटी वाला ऑक्सीजन भरा हुआ है, वैसा एक थर्मोमीटर है। अब दोनों से चेक करूंगा ना, रीडिंग सेम आएगा। क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरा हुआ है। अगर मैंने हाई डेंसिटी वाला नाइट्रोजन और लो डेंसिटी वाला या हाई डेंसिटी वाला ऑक्सीजन कुछ भी रखा, तो वो सेम रीडिंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनका थर्मल एक्सपांशन अलग अलग। ये कंसेप्ट है सारे, ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो ये पढ़ लेते हैं अभी हम। ये कंसेप्ट है, जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। अंडरस्टूड? ओके। इसलिए हम किस पे आ गए हैं? गैस इन अ ग्लास थर्मोमीटर। अब हम गैस की बात करते हैं, तो गैस के लिए तो अलग अलग लॉज है जिसके ऊपर वो अप्लाई होंगे। तो अब हम लॉज की बात करते हैं। देखो इतने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है पूरी एनसीईआरटी, बट हम वैसे ही लर्न करेंगे, ओके। तो फिर गैस आ गया। अभी गैस आ गया तो वहां पे एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, और इक्वेशन भी ना बोल के एक लॉ है विच इज नोन एज आइडियल गैस लॉ, ओके। तो आइडियल गैस लॉ क्या बोलता, डिफरेंस क्या है सर? सेम ही तो है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ। माइनर डिफरेंस है। इक्वेशन में तुम्हारा इक्वल टू करके कुछ आता है, जैसे कि तुम एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हो, ओके, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम बोलोगे ax² + bx + c = 0, तो ये पूरा इक्वेशन है। लेकिन लॉ में हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। जैसे हम बोलते हैं कि भाई P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ेगा, प्रेशर जैसे जैसे कम होगा टेम्परेचर भी वैसे वैसे कम होगा, तो वो लॉ है। और फिर सारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा, उसकी वैल्यू पुट की, फिर जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वेशन। डन?
वो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ। तो कौन कौन से लॉ हमें देखने पड़ेंगे? पहला एक लॉ हमें देखना पड़ेगा, दैट इज P इंटू वी। आइडियल गैस की बात चल रही है अभी, कभी भी लिक्विड में मत जाना। अभी हम बहुत टाइम तक अब किस में बात करेंगे? सिर्फ गैस के लिए बात करेंगे। तो हम P इंटू वी मतलब गैस का प्रेशर एंड गैस का वॉल्यूम, वो दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। गैस का प्रेशर एंड गैस का वॉल्यूम, वो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है मतलब क्या? कि अगर प्रेशर कुछ है 1 बार, वॉल्यूम कुछ है 1 मीटर क्यूब, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, वो 1 कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो 1 कांस्टेंट है। अब तुमने प्रेशर कम किया, 1 बार से 0.5 हो गए, यहाँ आंसर तो 1 ही आना चाहिए, तो यहाँ 0.5 हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें 2 करना पड़ेगा। समझ में आया? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर कम किया, तो जैसे प्रेशर कम करते तो वॉल्यूम नहीं कम होता। हमने वो सिलेंडर पिस्टन वाला देखा था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो पहले इतना वॉल्यूम है, फिर धीरे 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 हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा। तो अभी हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अंडरस्टूड? सो P इंटू वी की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ये एक लॉ है। किसने दिया भाई? बॉयल भाई ने। मतलब इसे ही बोलते हैं बॉयल्स लॉ। वो जो तुम्हारी बुक में थोड़ा आगे है। ये क्या है? अरे यार एक एक पेज है क्या? तो मेहनत वाला काम है। बॉयल्स एंड चार्ल्स, 2 लॉ हमें पढ़ने हैं। ओके, तो ये है बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर से बात हुई है, तो तुम सोचोगे सर आप तो अभी पी और वी की बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। लास्ट में आ क्या रहा है? P इंटू वी क्या है? कांस्टेंट। ओके, देखो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि मैंने P और V की बात की थी। व्हाट अबाउट T सर? भाई T की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मान लो वो कांस्टेंट है। ओके, जिसकी बात ना करे वो क्या है? कांस्टेंट। सो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो वही हुआ ना, अगर पीवी इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट होगा से 1 होगा, तो v को नीचे ले जाओगे तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p हो गया। वही बात हुई। ओके, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो ये है, उसको छोड़ो अभी। ये जो हमने बोला, जो बॉयल भाई ने बताया, वो समझ में आ गया? P is inversely proportional to V when temperature is constant। ये किसने बोला था? बॉयल ने। फिर आता है चार्ल्स बोला बॉयल चाइल्ड। ओके, सो चार्ल्स लॉ। ओके, सो ये P और V की बात थी और T कांस्टेंट रह रहा था। अब हम P को कांस्टेंट रख देंगे। किसको? P, प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। सो चार्ल्स, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट then volume is directly proportional to the temperature। और अदर सेंस में बोला जाए तो V by T कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? V by T। पहले मैंने क्या बोला था? P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? V by T कांस्टेंट होगा। V by T कांस्टेंट होगा, तो T को उस साइड ले जाओ और इक्वल टू साइन हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो क्या हुआ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वही तो बोल रहे हैं। ओके, तो V by T कांस्टेंट बोलो या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोलो, दोनों सेम है। तो क्या है? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे कि अभी प्रेशर कांस्टेंट है, हम सबके सिर पे 1 बार प्रेशर लग रहा है, अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डन। तो यहां जितनी भी एयर है उसका प्रेशर तो 1 बार है कांस्टेंट। ओके, अब हम सारे एंट्री एग्जिट सील्ड कर दे रहे हैं, मतलब नई एयर आएगी नहीं और पुरानी एयर जाएगी नहीं। डन। अब यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं, हीटर रख रहे हैं, फैन ऑन रख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पे 50 लोग भरे हुए हैं और सिर्फ 20 लोग भरे हुए हैं।
उनका इनहेल एक्सेल चल रहा है, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ का, इंक्रीज होगा। तो हमने क्या बोला, प्रेशर 1 बार कांस्टेंट है, एंट्री एग्जिट सील कर दिया है, ओके। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सर वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, ये फिक्स कर दिया है हमने, समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन हम बोल रहे हैं एंट्री और एग्जिट सील कर दिया है। तो होगा क्या, दो में से एक जो कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, कहीं से ऐसे थोड़ी भी जगह मिली, जैसे नीचे दरवाजे के नीचे से भी थोड़ी जगह है तो वहां से भी एयर बाहर चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, अब इसमें तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ही रह सकती है एयर, और अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो ज्यादा एयर का थोड़ी बहुत भी जगह मिली तो बाहर चली जाएगी। और एकदम सील्ड टाइट रखा हुआ है, एकदम पैक, एयर को जाने की जगह ही नहीं, तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो हमने 1 बार रखा है वो नहीं रहेगा 1 बार, वो 1.01 बार हो जाएगा, या 1.05 या 1.1 हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ, डन। ओके, अब हम फिर से देखते हैं, ये दो लॉ पहले देखने होते हैं और फिर आता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब हमने दो चीज देख ली, हाँ तो वापस वही है, अब देखना है ऐसे। सो हमने दो चीज देख ली, क्या, P and V are inversely proportional to each other and V and T are directly proportional to each other. In other sense, P into V is constant and V by T is constant. Done? तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये दो लॉ के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं क्या, PV is proportional to T. डन, हम क्या लिख सकते हैं, PV is proportional to T, पहले बॉयल्स लॉ, PV is proportional to constant, PV is equals to constant बोला था ना मैंने, PV is equals to constant, और दूसरा V by T is equals to constant, तो ये T ऊपर चला गया, V तो वहां पे है ही, तो एक्चुअली आइडियल गैस लॉ क्या है, P into V is proportional to T। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है कि तीन में से तुम्हें एक तो कांस्टेंट रखना है। अगर तुमने V is proportional to T है, तीन में से एक तो कांस्टेंट रखना है। सपोज तुमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो क्या है, V is proportional to T, वॉल्यूम बड़ा होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर मैंने V को कांस्टेंट रखा तो P is proportional to T, प्रेशर बड़ा होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर भी कम होगा। अगर मैंने V को नहीं, अब P को भी रख लिया तो किसको, टेम्परेचर को, अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ओके, ये किसको है, यहाँ पे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, अब मैं रख रहा हूँ टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, P is inversely proportional to 1 by V। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। डन, ये है पूरा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, तीनों को साथ में मिलाकर। ओके, हाँ, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखो तब हमारी ये कंडीशन आती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो तब हमारी ये कंडीशन आती है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तब हमारी ये कंडीशन आती है। तो एक्चुअली 3 साइंटिस्ट थे। ओके, पहला तो कौन, बॉयल, जिसमें हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, कहाँ गया ये, तो ये बात किसने की थी, बॉयल्स ने। फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो कौन था ये जहाँ पे चार्ल्स, ओके, जहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया उसने ये दिया। और तीसरे भी एक भाई साहब थे जिसका नाम था गैल्यूसेक, ओके, जिसका नाम था क्या, गैल्यूसेक। वो गैल्यूसेक ने बोला था कि इफ यू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट देन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बातें की और फिर बना आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज प्रोपोर्शनल टू T, जिसमें ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो वो नाम पूछे जाए तो सिर्फ 1 मार्क के लिए तुम्हें याद रखने हैं। बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और गैल्यूसेक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। डन? ओके, चलो
अब आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, PV इज प्रोपोर्शनल टू T, सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, इक्वल्स टू रख देंगे, तो वो हो जाएगा म्यू आर इंटू टी। कभी कभी NRT भी हम लिखते हैं। सो म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स और से n इज द नंबर ऑफ मोल्स, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। याद रखना, इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने R का यूज किया था, जिसमें डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट R की वैल्यू थी। याद है ना, केमिस्ट्री की बात है, नॉट इन फिजिक्स। याद है? ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ R, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, दैट्स इट। अब ये किसका लिखा हुआ है तुमने? R का ही लिखा है। ओके कि भाई यूनिट क्या है, तो जूल का इतना, देन मोल इनवर्स, एंड केल्विन है तो केल्विन का इनवर्स। डन। जूल का इतना कैसे आया, तो वो तो तुम्हें पता ही है। जूल मतलब कोई भी यूनिट ले लो, जैसे कि वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। हीट का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है। तो जूल मतलब क्या से वर्क बोला ना हमने, वर्क मतलब क्या? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर। अब इसके लिए न्यूटन का भी पता होना चाहिए, वो भी नहीं पता, तो न्यूटन मतलब क्या? फोर्स। फोर्स मतलब क्या? m इंटू ए, इसका तो पता है ना, ये केजी है और ये क्या है? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिख देंगे, दैट इज न्यूटन। F का न्यूटन है तो न्यूटन का क्या होगा? केजी है तो m1, मीटर है तो L1। S स्क्वायर है मतलब टाइम का स्क्वायर है, लेकिन नीचे है, ऊपर होगा तो -2, तो T-2, F हो गया। अब D मतलब क्या? डिस्टेंस, लेंथ। डिस्टेंस मतलब क्या? उसका यूनिट क्या होगा? लेंथ ही होगा, मीटर। ओके, तो वो क्या होगा? L का 1। डन। तो ये कितना हो गया? M1, L1 + 1, L2 एंड T-2 आ गया। डन। तो यूनिट के ऊपर से निकालना है। तो ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, देन जो अभी हमने बात की थी वो कि थर्मल एक्सपांशन की बात है। सो थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या? सिंपली जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका एक्सपांशन होगा। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, उसका क्या होगा? एक्सपांशन। डन। तो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन मतलब क्या? तो भाई हम तो पहले पढ़े थे ना, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम और से डायमेंशंस। वॉल्यूम में तो तीनों डायमेंशन आ गए, LBH। ओके, सो उसका वो डायमेंशन है, उसका क्या होना? कंप्रेशन मतलब कम होना, और एक्सपांशन मतलब वही सारे डायमेंशन का क्या होना? इंक्रीज होना। ओके, उसी को हम एक्सपांशन बोलते थे। याद है ना, ये तो बेसिक है हमारा। हाँ, सो दैट इज एक्सपांशन। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? थर्मल एक्सपांशन। थर्मल मतलब हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसकी वजह से एक्सपांशन हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। एकदम सिंपल, वाटर बॉटल है, हमने पानी डाल दिया कंटेनर में और से हमारे बर्तन में, यूटेंसिल में डाल दिया 1 लीटर ऑफ वाटर, और हम नीचे से गैस स्टोव ऑन कर दिया, हीट दे रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? हम सोचेंगे सर पानी तो खत्म होता जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। कहाँ है? दिख तो नहीं रहा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। तो जितना जगह वाटर है रोक रहा है, उससे कई ज्यादा जगह, प्लेस, स्पेस स्टीम रोकती है। ओके, तो गर्म करने से उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वैसे ही वही 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल को मैं डायरेक्टली फ्रीजर में रख दूं तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। डन। ओके, डन। ओके, सो ये है हमारा थर्मल एक्सपांशन। सो टू अप्लाई हीट टू द गिवन ऑब्जेक्ट एंड the change in a dimension, that is known as thermal expansion। मतलब तुम इसको भी अच्छे तरीके से और लिख सकते हो, when we apply heat to the substances, its dimension changes and that is known as thermal expansion। और changes मत लिखो, it dimension increase,
दैट इज नोन एज थर्मल, क्योंकि हमने इंक्रीज बोला तो एक्सपांशन, नहीं तो हम डिक्रीज बोलेंगे तो एक्सपांशन नहीं होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो अगर हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो हम चेंजेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंक्रीज ही होगा। ओके, इधर देखो तो जूम में, ऐसे देखो, ब्लड नहीं आ रहा है ना? हाँ, अच्छा चलो। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपांशन इंक्रीज, ऑब्वियस है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपांशन होगा। ओके, so change in the dimension is directly proportional to the temperature, change in the temperature, obviously। चलो, so strain भी क्या था, strain क्यों हो रहा था भाई, mechanical properties of the matter। strain मतलब क्या, again change in the dimension, डेल्टा एल बाई एल हम लेते थे, लेंथ में चेंज होता है तो वो क्यों होता था भाई, तुम गर्म कर रहे हो तभी तो होता था, जैसे गर्म हीट दे रहे हो, गर्म करना मतलब हीट, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे कि आयरन है, आयरन का रॉड है, अब इसको मैं हीट दूंगा तो वो एक्सपांड करेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एल बाई एल, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी। तो स्ट्रेन, तो वो स्ट्रेन भी डायरेक्टली जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा एक्सपांशन होगा। डन। ओके, सो चेंज इन द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन वाला इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। अब 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशंस वी हैव टू सी। एक जहाँ पे एक डायमेंशन चेंज हो, 2 जहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज हो, और 3 जहाँ पे तीनों डायमेंशन चेंज हो। मतलब सपोज तुमने ले लिया स्क्वायर, और स्क्वायर तो 2D है, सपोज तुमने ले लिया क्यूब और क्यूबॉइड जिसमें एल बी एच है, तो सिर्फ एल चेंज हो रहा हो तो इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन, एल और बी चेंज हो रहा है इट इज कॉल्ड एरिया एक्सपांशन, एंड एल बी एच तीनों के तीनों चेंज हो रहे हैं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। सिंपल है, एक डायमेंशन का चेंज होना लीनियर, 2 डायमेंशन का चेंज होना एरिया, 3 डायमेंशन का चेंज होना वॉल्यूम। सो व्हेन टेम्परेचर चेंज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, चेंज इन लेंथ, और मतलब कि द लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। ओके, then delta L by L is directly proportional to delta T। अभी तो हमने देखा कितना एक्सपांशन होगा, तो भाई जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्सपांशन होगा। सो डेल्टा एल बाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो हमने लगा दिया अल्फा एल। तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। रट्टा नहीं मानना है, वैसे ही याद रह रहा है ना। पहले हमने क्या बोला कि भाई चेंज इन द टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द डायमेंशन, यही है थर्मल एक्सपांशन। और एक्सपांशन बोले तो हम बोलेंगे द इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द डायमेंशन, इंक्रीज वर्ड यूज किया। ओके, अब तो भाई कितना चेंज इन द टेम्परेचर कैसे डिनोट करोगे चेंज इन द टेम्परेचर, डेल्टा एल अभी जो है वो पहले जो था वो T2 माइनस T1 डेल्टा टी, डेल्टा एल बोल दिया मैंने, डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी से पता चल जाएगा चेंज इन द टेम्परेचर। चेंज इन द डायमेंशन कैसे पता चलेगा भाई, अभी तो हमने स्ट्रेन की बात की। ओके, तो से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल बाई एल करेंगे तो वो लाइन में चेंज है, डेल्टा ए बाई ए करेंगे तो एरिया में चेंज है स्ट्रेन, और डेल्टा वी बाई वी करेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, लीनियर, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लेना है। अब क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज, तो हम बोल दिया डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर है तो डेल्टा एल बाई एल, ये तो यहाँ तो डेल्टा टी रहेगा, एरिया है तो डेल्टा ए बाई ए, वॉल्यूम है तो डेल्टा वी बाई वी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो अल्फा एल, ओके, दैट इज अल्फा एल डेल्टा टी। डन। तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन, और थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपांसिविटी वो भी बोलते हैं उसे, कोएफिशिएंट बोलो या फिर एक्सपांसिविटी ऐसे बोलो। डन। वैसा ही सेम डिट्टो यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल की जगह डेल्टा ए बाई ए,
तो डेल्टा ए बाई ए, कैपिटल ए रखो, स्मॉल ए नहीं, ओके। डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा ए डेल्टा टी, ओके। तो हुआ क्या, अब तो ये तो 2 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अल्फा ए, इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल, अल्फा एल डेल्टा टी, मतलब ये जो अल्फा एल था तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा एल डेल्टा टी। अगर हम अल्फा ए की वैल्यू क्या होगी 2 अल्फा एल, क्यों 2 डायमेंशन आ गए ना, पहले एक ही डायमेंशन था एल। अब ऐसा समझो स्क्वायर है, पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइन मिलके स्क्वायर बना रही है, तो भाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि 2 डायमेंशन हो जाएंगे। और वॉल्यूम में डेल्टा वी बाई वी जो 3 डायमेंशन है उसके लिए ये 2D 3D वैसे लिखा हुआ है, तो 1 बाई वी डेल्टा वी बाई डन, सिंपल, ओके। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। सो अब बोल रहे हैं कि टू प्रूव वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज 3 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। शायद तुम्हें 3 मार्क्स में पूछ ले, बोला है इसलिए। सो अल्फा वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा एल, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या बेसिक याद करो, बेसिक डेल्टा एल बाई एल इज प्रोपोर्शनल टू दी, और से डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा एल बाई एल। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इक्वल टू अल्फा एल, वो सब करते रहेंगे हम। तो वैसे ही स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले तो वो अभी बाद में आएगा, अभी ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अब चेंज इन दी टेम्परेचर, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला क्या कि थर्मल एक्सपांशन का कंसेप्ट है ये पूरा। थर्मल एक्सपांशन मतलब कब होगा, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब, तो टेम्परेचर तो चेंज करना ही है। अभी तुमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, पीवीटी में से एक को कांस्टेंट रख दिया। अब अगर एक को तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पे दिखाई देगा, ओके। तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अब टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, सो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ओके। सो प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी बार अब हम क्या लिखेंगे, म्यू आर, अब टी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। क्यों, प्रेशर को चेंज नहीं किया तो प्रेशर का प्रेशर ही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज किया, T1 से T2 किया, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा। सो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब तुम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हो, तो P तो कट हो जाएगा, म्यू आर कट हो जाएगा, तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T आ गया। डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T। अब डेल्टा V बाई V का फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास, याद है ना, अभी तो देखा, ये हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T। अब अभी हमने थर्मल एक्सपांशन की बात की, तो उसमें हमने क्या बोला, डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा V बाई V, वॉल्यूम की बात करें तो, ओके। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते, डेल्टा टी इक्वल टू, हाँ, अब अल्फा वी डेल्टा वी बाई, देन डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू डाल दो। डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी बाई अल्फा वी होगी, देन ये डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी बाई अल्फा वी, डन, ओके। सो यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, डेल्टा टी बाई अल्फा वी, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी कट, तो 1 बाई वी, 1 बाई अल्फा वी इज इक्वल्स टू टी। अब डायरेक्टली तुम कट करो तो, अदरवाइज हमें तो लीनियर एक्सपांशन की बात करें तो a प्लस बी टू दी होल क्यूब, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे कि ये एक L है, L है, अब स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, और क्यूब करेंगे तो L क्यूब, ओके। तो डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा L है सपोज, तो डेल्टा L मतलब क्या, L2 माइनस L1, यही होता है डेल्टा L।
L2 कितना है वो तो पता नहीं। ओके तो उसके लिए वही उसकी वजह से ही हमें a बाई बी a प्लस बी टू द होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम्हारी बुक में है वैसे ही जाते हैं या एनसीईआरटी में भी सेम ही मेथड यूज की है, बट मैथ्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर कर तुम थोड़ा न्यूमेरिकल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। ओके तो ये आ गया हमारा क्या, डेल्टा वी बाई वी था इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी था। अब डेल्टा टी को यहाँ नीचे ले गए, खत्म। अब ये हमारे पास है, ये कहाँ आया, अभी तो किया, तब ऐसा ही आया था, याद है ना। ओके अभी तो किया हमने, इसको थोड़ा ऐसे छोटा करो। सो अभी हमने क्या किया कि थर्मल एक्सपेंशन वाला डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई वी, देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा वी डेल्टा वी बाई वी। तो मैंने बोला डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी बाई अल्फा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी। अब वो वैल्यू हम, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई वी, ये है ना जो डेल्टा वी बाई वी, तो वहां पे मैं ये डाल दे रहा हूँ क्या, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी बाई अल्फा वी इंटू डेल्टा टी तो था ही यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बाई टी था, ये कट हो गया। ओके ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, और ये यहाँ आ गया, ये 1 बाई टी तो है ही। ओके तो डायरेक्टली तुमने यहाँ पे शायद कुछ क्या कर दिया, 1 बाई टी डेल्टा वी बाई वी, हाँ तुमने क्या किया है, डेल्टा v बाई वी की वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आई है डेल्टा t इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू वी डेल्टा v बाई वी। तो डेल्टा v बाई वी की वैल्यू हम डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं डेल्टा t बाई अल्फा। हाँ नहीं गलत ही है, ओके तुमने किया है वो गलत ही है, कोई बात नहीं। ओके हमने जो किया है वहां तक, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये तो सही है, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, ये हमारा आ गया। ओके अब आगे देखते हैं, देखो ये अभी भूल जाओ। अब क्या है हमारे पास, ये है डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये कहाँ से आया पता है ना, ये वाला, ये क्या है हमारा लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा टी बाई अल्फा एल, तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इंटू अल्फा एल, मतलब कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा एल, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। देखो तुमने कहीं कहीं पे डायरेक्टली वैल्यू पुट की है, जैसे कि मैं तुम्हें डायरेक्टली में दिखाता हूँ। यहां तक हम आ गए, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एल डेल्टा टी, ये 2a1 डेल्टा टी और ये 3a1 डेल्टा टी, बराबर यहां तक तो हम आ गए। अब आगे डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, वहां तक हम आ गए हैं। ये तुमने ये भी गलत लिखा था अभी, ओके तो ये तुमने ऊपर नीचे कर दिया था, देखो अभी बताता हूँ, लेकिन ये आ गए यहाँ पर हम। ओके सो अब आगे देखो कि हमारे पास है अल्फा वी इज इक्वल्स टू, अल्फा वी है हमारे पास, 3a1 मतलब क्या, अल्फा वी, ये 3a1 मतलब अल्फा वी, सो अल्फा वी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना, देखो हमारे पास क्या था, डेल्टा वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये था डन। हमारे पास क्या था, डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर, सो डेल्टा वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब मैं बोल रहा हूँ डेल्टा वी बाई वी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी, डन। ओके अब डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू दिस,
तो अब मैं अल्फा वी को मुझे लाना है, तो अल्फा वी इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी, और ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया तो क्या हो गया 1/डेल्टा टी। समझ में आया? देन अब वही वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो ये कहाँ से आया, अल्फा वी इज इक्वल टू ये ला गए, ये लेके आ गए, तो देखो डेल्टा वी बाई वी 1 आ गया। डन, ये कैसे लिखा समझ में आया? अब ये अल्फा वी की वैल्यू है, तो अल्फा वी की वैल्यू से वो क्या बोल रहे हैं, अभी वो 3 वाला तो बाकी है, अभी वो क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ अभी हम समझेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कैसे लिखा समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एल बाई एल, बुक में यहाँ पे कहाँ गिवन है, ये रहा। ओके, कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, वही वॉल्यूम होता है। अगर क्यूब है एल बी एच है, लेकिन क्यूब है तो एल क्यूब होगा, जैसे हम क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब लेते थे, याद हो तो। ओके, तो एल क्यूब होगा क्या, क्यूब का। तो अगर डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज हो रहा है डायमेंशन, तो पहले का डायमेंशन माइनस मतलब बाद का, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल डायमेंशन क्या है, तो डेल्टा वी, इसको ध्यान से देखो, नहीं तो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ। डेल्टा वी तो मतलब डेल्टा वी मतलब क्या, डेल्टा वी मतलब v2 माइनस v1, देन डेल्टा वी मतलब v2 माइनस v2। v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, देखो L प्लस डेल्टा L, मतलब कि वॉल्यूम किससे बनता है, L क्यूब से वॉल्यूम बनता है, तो ये मेरा पहले वाला वॉल्यूम तो L क्यूब ही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस L का क्यूब। लेकिन v2 को मैं L क्यूब नहीं लिख सकता, क्यों, इसको तो मैंने L क्यूब लिख लिया, क्यों, क्योंकि वो तो थर्मल एक्सपांशन के पहले की लेंथ है, लेकिन v2 तो चेंज इन द डायमेंशन आफ्टर द एक्सपांशन है, तो उसको मैं डायरेक्टली L नहीं लिखूंगा, L तो बढ़ गई, वॉल्यूम तो बढ़ गया, कितना बड़ा, जितना L था उसमें थोड़ा डेल्टा L ऐड हो गया, तो वो कितना है L प्लस डेल्टा L, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस, बढ़ा ना, L तो था ही, लेकिन हीट देने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई। क्या एक ही डायरेक्शन में बढ़ी, नहीं, तीनों में बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। सो L प्लस डेल्टा L उसका क्यूब माइनस L क्यूब। समझ में आया, क्यों किया ये समझ में आया? अब यहाँ पे a प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, a प्लस बी टू दी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b, तो इसको तुम अंदर ले जाओगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा, तो वहाँ तुम लगाओगे तो क्या आएगा l क्यूब प्लस डेल्टा L का क्यूब, फिर प्लस 3L का स्क्वायर इंटू डेल्टा L प्लस 3L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर। डन, समझ में आया? ये इसको एक्सपांड किया मैंने, माइनस L का क्यूब। डन, ओके। अब ये L क्यूब तो ऐसे ही कट हो गया, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस L क्यूब कट हो गया। अब तुम्हारे पास रहा क्या है, तो रहा उसमें देखो, एक तो L मतलब ओरिजिनल लेंथ, अब तुम्हारा हीट की वजह से थोड़ा बहुत चेंज आया है, मतलब पहले तुम्हारी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, अब तुम्हारी लेंथ हो गई 10.01 सेंटीमीटर और से 10.1 सेंटीमीटर, तो इंक्रीज कितना हुआ, ओनली 0.1। तो डेल्टा L कितना है, सपोज 0.1। अब मैं डेल्टा L का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो 0.01 ऐसा वैल्यू आएगी। फिर डेल्टा L क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो जो डेल्टा L स्क्वायर वाला टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं और डेल्टा L क्यूब वाले को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो रहा सिर्फ और सिर्फ 3L स्क्वायर डेल्टा L, 3L स्क्वायर डेल्टा
तो लिखा हुआ भी है इन द इक्वेशन टर्म डेल्टा एल टू बी होल स्क्वायर एंड डेल्टा एल टू बी होल क्यूब हैव बीन नेग्लेक्टेड सिंस डेल्टा एल इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द एल। डन। ओके, सो वो सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। देन सो अब आगे तो ये हमें समझ में आ गया डेल्टा वी की वैल्यू। अब जो हमारा पुराना इक्वेशन था कौन सा, अभी मैंने जो तुम्हें बताया वो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा वी डेल्टा टी वाला। ओके, मतलब से अल्फा वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा 1 और से 3 अल्फा एल व्हाटएवर जो भी तुम लो तो उसमें तुम्हें ये वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली तुम्हारा आ गया 3 L स्क्वायर डेल्टा एल। वही तो तुम्हें प्रूव करना था क्योंकि एल डेल्टा एल तो है ही तुम्हारे पास अल्फा एल। समझ में आया? तो तुम्हारे पास अभी वैल्यू क्या आई, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 L स्क्वायर डेल्टा एल। डन। तो यहाँ पर तुम्हारा डेल्टा वी का वैल्यू क्या आया, 3 L स्क्वायर डेल्टा एल। अब ये 3 L स्क्वायर डेल्टा एल की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, तो वो तुम पुट करोगे 3 L स्क्वायर डेल्टा एल। तो अभी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, L बाई एल करेंगे। क्या करेंगे, L बाई एल। यहाँ पे लिखा है तुमने, नहीं लिखा है, देखो यहाँ से ये कैसे आया, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड, तो डेल्टा एल बाई एल मिल जाएगा वापस। देखो क्या है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू कहाँ गया, 3 L स्क्वायर डेल्टा एल, ये वैल्यू आई। अब उसको तुमने क्या किया, L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड। तो अब ये जो मल्टीप्लाई किया है, ओके, ये क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 3L क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, डेल्टा एल बाई एल बच गया। समझ में आया? तो डेल्टा वी बाई वी ये जो वैल्यू थी तुम्हारी, ओके, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल डेल्टा टी अल्फा एल। अब इसकी वैल्यू तुम पुट करोगे डेल्टा वी, ओके, तो वो वैल्यू अगर तुम पुट करोगे ये एल क्यूब हो जाएगा, और एल क्यूब हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है, अल्फा वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा एल, तो 3 अल्फा एल जो है उसकी जगह तुम अल्फा वी पुट करोगे, जो तो तुम्हें प्रूव करना है वो वैल्यू तुम्हारी आ गई, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाई 3। अंडरस्टूड? क्या कोई डाउट है? समझ में आ गया? पक्का? तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पहले हमने गलत तरीके से शायद फिट कर दिया, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो तुम यही लिख के आ जाओगे। सो यहाँ तक का तो हमने निकाला ही था, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, यहाँ तक हमने निकाला था। फिर ये लेके आ गए, तो ये कहाँ से लेके आए, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई वी, the change in the volume is proportional to the delta t, therefore delta v by v is equals to alpha v into delta t, therefore delta v by v की जो वैल्यू है वो है अल्फा वी डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू है अल्फा वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई वी, नहीं ये तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू है ना, यस, इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी कट अल्फा वी बाई, यस करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही लिखना, हाँ, यस, नो चेंज। डन? ओके, सो हमारा ये प्रूव हो गया जो हमें डायरेक्टली प्रूव करना था 3 वाला। ओके, सो अल्फा वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा एल। डन? ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। नहीं, हाँ, अब है वापस रिलेशन बिटवीन दी लेंथ एंड दी टेम्परेचर, तो उसमें ये रिलेशन गिवन है, लेकिन ये रिलेशन भी आया तो
जो तुम्हारा ये, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मान लिया क्या? ओके, ये आया भी तुम्हारा जो मेन है उसी से आया है। तुम्हारा मेन रिलेशन क्या था? डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू और से इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यही था हमारा। अब इसको हम करें डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। डन, ये आया। अब डेल्टा एल मतलब क्या? L2 माइनस L1। L मतलब क्या? L1 पहले का इनिशियल तो L1, ये है अल्फा एल, तो ये क्या है? T2 माइनस T1। अब ये देखो, ये जो L1 है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, सो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू L1 अल्फा एल इंटू T2 माइनस T1। अब L1 इस साइड आएगा तो L2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस का प्लस हो गया, प्लस ये जो था वो तो डिट्टो वैसा ही। डन। अब ये दोनों टर्म में L1 है तो L1 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में यहाँ से तो कुछ सब कुछ चला गया तो 1, यहाँ पे से L1 चला गया तो अल्फा 2 इंटू T2 माइनस। समझ में आया क्या किया? फिर से देखो, ये तो पता ही है हमें, प्रोपोर्शनलिटी हटाया अल्फा है। अब 1-2 के फॉर्म में लिख दिया। डेल्टा एल मतलब क्या? L2 माइनस L1। डेल्टा टी मतलब क्या? T2 माइनस T1, वो लिख दिया यहाँ पे। L मतलब L1। अब क्या किया? ये L1 को ऊपर ले गए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? अल्फा एल तो था ही, तो उसके साथ L1, तो उसके साथ L1 आ गया पूरा टर्म। अब ये L1 माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का ये प्लस हो गया, ये तो जैसा था वैसा लिख दिया। अब दो टर्म है, दोनों में L1 है, तो L1 को कॉमन निकाला, यहाँ से L1 चला गया, कुछ था ही नहीं दूसरा तो आ गया 1, यहाँ से L1 चला गया तो ये जो बाकी बचा है वो लिख दिया, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ओके, और शायद यस, ये न्यूमेरिकल भी तुम्हारे यही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है और बुक में भी यही फॉर्मूला गिवन है, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम तो यहीं से जाएंगे, नया नया चीज याद मत रखो, हम तो यहीं से जाएंगे और यही लिखेंगे। तो अभी तुम्हें ये सब गिवन है, K/T1 इतना है, फिर T2 फाइंड करना है, L1 और L2 गिवन है, L1 और L2 गिवन है, L1 गिवन है, अल्फा भी गिवन है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 में से 5 चीजें तो गिवन है, 1 2 3 4 है, तो 5वीं कहाँ गई? हाँ, ये 2 बार है ना 5, L1 2 बार है। समझ में आया? तो 6 में से 5 तो गिवन है, एक अननोन है, यहाँ वैल्यू पुट करो, अननोन मिल जाएगा, सिंपल। तो वही न्यूमेरिकल है हमारा 11.2। समझ में आया न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व हो जाएगा? फिर तो तुम्हें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, तो ये इक्वेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं। डन? ओके। सो नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, very easy again. The change in the temperature when heat is rejected or absorbed, that is known as heat capacity. Okay, temperature में change हो मतलब change in the temperature, इसको अलग सेंस में मैं बताता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ। चेंज इन द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा। कब टेम्परेचर में चेंज होगा? अगर कोई सब्सटेंस है उसको तुम हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर में चेंज होगा। जैसे पानी है, पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तुमने गैस स्टोव ऑन कर दिया, हीट दे रहे हो, अब थोड़ी 30 रहेगा, वो तो 40 भी होगा, 50 भी होगा, 100 भी होगा। तो चेंज इन द टेम्परेचर कैसे हुआ? बाय एब्जॉर्बिंग हीट, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की हीट, इसलिए। अच्छा, सेम वाटर 30 डिग्री सेल्सियस रख दिया फ्रीजर में, फ्रीजर क्या करेगा? 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है उसमें से हीट ले लेगा। ओके, उसमें से हीट विड्रॉ कर लेगा, ले लेगा, तो क्या हुआ? अगेन टेम्परेचर में चेंज हो गया। जो वाटर, जो H2O 30 डिग्री सेल्सियस का था, उसका टेम्परेचर अब हो जाएगा 5 4 1 0 व्हाटएवर, और 0 से माइनस भी जाएगा। डन? तो वही है हमारे। अब ये जो हीट हमने दी या हीट जो हमने ली,
उसको क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। अंडरस्टूड? इसी को और इजी सेंस में बताता हूँ, और इजी सेंस में। हमारे पास 1 kg पानी है, 1 kg बोलो 1 लीटर बोलो दोनों सेम है, पानी के लिए दोनों सेम है। ओके, तो हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस करना हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हीट देनी पड़ेगी। तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए जो तुम हीट देते हो उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। डन? तो देखो, the change in the temperature when heat is rejected or absorbed, okay, denoted by S, small s, okay, change in the quantity of heat upon change in temperature, okay, so S is equals to delta Q by T. Then delta Q by delta T. So unit of specific heat that is joule per Kelvin. लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसका यूनिट आएगा, ओके, जूल पर केजी केल्विन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी मैंने जो डेफिनेशन दी उसमें मैंने क्या बोला, 1 kg ऑफ वाटर लो, तो 1 kg ऑफ वाटर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, अब उसको 28 कर रहे हो, तो अगर परफेक्ट डेफिनेशन में बोलूँ तो वो होगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg or 1 unit of a substance by 1 degree Celsius. That amount of heat is known as specific heat. Done? Okay. So that is there. और डायमेंशनल फॉर्मूला भाई जूल और केल्विन मिल गया, केल्विन तो के माइनस लिख लो, टेम्परेचर माइनस, ओके, सो के माइनस लिख लिया, और जूल का तो अभी देखा था, वर्क मतलब जूल, अब वर्क का F इंटू डी, F का M इंटू ए अभी देखा था, ओके, M1 L2 T माइनस 2 जो भी था वो, ओके, और हीट एंड स्पेसिफिक हीट, तो अगर जैसे मैंने बताया यूनिट मास हो तो स्पेसिफिक हीट, फॉर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस एट यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, देखा मैं जो बोला वही 1 kg ऑफ वाटर एंड यूनिट चेंज ऑफ, मतलब 27 से 28 करने के लिए बोला ना मैंने, नहीं तो 27 से 37 भी कर देते तुम, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता। 1 kg ऑफ वाटर 27 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही एग्जांपल से डेफिनेशन याद रखो तो इजीली याद रह जाएगा। 1 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको मुझे 28 पे पहुंचाना हो, मतलब 1 डिग्री का चेंज लाना हो तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट जो देनी पड़ेगी मुझे उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बोल देंगे, टू इंक्रीज द 1 kg और say unit mass of a substance by unit degree or say 1 degree, that amount of heat is known as specific heat. Done? तो वही चीज यहाँ पर है, ओके? So ये तो हमें पता ही है, पर केजी आ जाएगा, जैसे मैंने बोला यूनिट स्पेसिफिक हीट लो तो पर केजी आ जाएगा। देन मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, वही चीज है वापस। व्हेन गैस इज ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर, ये तो केमिस्ट्री में भी आ गया था, जब हीट जो है, ओके, तो वो हीट ट्रांसफर, व्हेन गैस इज ट्रांसफर नहीं, व्हेन हीट इज ट्रांसफर, गैस ट्रांसफर नहीं, ओके, सो व्हेन हीट इज ट्रांसफर एट constant pressure, that is known as molar specific heat capacity at constant pressure. ये चेंज कर देना, when gas is transfer नहीं, हाँ, so when heat is transfer, denoted by CP, constant pressure at that, therefore CP not CR, CP, ये R जैसा लग रहा है यहाँ पे CP है, हाँ वो CP है, ओके। और अगर सेम वही गैस के लिए, ये
व्हेन गैस ट्रांसफर, अगेन वो भी चेंज कर देना, व्हेन हीट इज ट्रांसफर टू गैस, ऐसे आता है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर टू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो आएगा Cp, व्हेन हीट इज ट्रांसफर टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो आएगा Cv। Cp में आएगा कांस्टेंट प्रेशर, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर, Cv मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे मैंने अभी बोला कि वही सेम स्पेसिफिक हीट पे आ जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 kg ऑफ वाटर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 28 पे जा रहे हो, ओके, जो हीट देनी पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब वहीं पे मैं बोल रहा हूँ, ये जो तुम हीट दे रहे हो ना 27 से 28 जाने के लिए, अभी प्रेशर कितना है 1 बार, 27 जब था तब प्रेशर था 1 बार, 28 पे पहुंच गए तब भी प्रेशर 1 बार ही है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे जब तुम ये हीट दे रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, Cp, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि मोलर, अब मोलर वर्ड कहां से आ गया, मोलर मतलब अभी मैंने बोला था ना कि 1 kg ऑफ वाटर लेता हूं तो मैं kg ना बोलूं और मैं बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर, वही डेफिनेशन फिर से, 1 मोल ऑफ वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 27 है, मुझे पहुंचाना है 28 पर, मुझे हीट देनी पड़ेगी, मैंने हीट दी, वो 27 से 28 पे चला गया, जब 27 पे था तब भी प्रेशर था 1 बार, 28 पे आ गया तब भी प्रेशर है 1 बार, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट। वो स्पेसिफिक हीट था वो केजी बेस था, यूनिट मास बेस था, ये मोलर है मतलब 1 मोल, वहां 1 kg लिया था, यहाँ पे 1 मोल लेना पड़े। 1 मोल मतलब क्या, जाओ केमिस्ट्री में 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ओके, उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे तब जाके 1 मोल बनेगा, डन। तो उतना लिया हमने, अब उतने वाटर के मॉलिक्यूल है कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब 1 मोल वाटर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसका 28 करना है, मतलब यूनिट डिग्री बढ़ाना है 1 मोल का। अब जो मुझे हीट देनी पड़ेगी तो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे दूंगा तो वो बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गैस है, गैस है, तो गैस में तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब तुम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो तो चेंज क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही तो चेंज होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही चीज है, डिनोटेड बाय Cp एंड डिनोटेड बाय Cv। कितना टाइम है, 31 हो गया है, तो कल करें फिर, कहाँ पहुंचे हम, ये क्या है, कैलोरी मीटर पे पहुंचे, ये ओपन किया या ऐसे ही खुल गया, नहीं ओपन ही किया, कैलोरी मीटर पे ही पहुंचे। तो चेंज ऑफ स्टेट है, सॉलिड तो लिक्विड होता है, डन, ओके, तो कल हम देखेंगे आगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ